आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है 10th क्लास के लिए। आर्टिकल 4.1 आइडेंटिफाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें आपने डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल हो सकता है x+3, एक पॉलिनोमियल हो सकता है ये मैंने आपको 3 टाइप के पॉलिनोमियल लिखे। तो डेफिनेटली जो हमारे पास पहला है वो तो हमारे पास होगा लीनियर पॉलिनोमियल। और जो हमारे पास सेकंड मैंने डिस्कस किया है ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो थर्ड हमारे पास है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये टर्मिनोलॉजी इस बेसिस पर है कि जो भी एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसके ही बेसिस पे नाम उसका लिखा जाता है। जब हमारे पास यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर फर्स्ट केस में 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है वहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर हमारे पास है 2 तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और जो थर्ड हमारे पास फंक्शन है उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर है 3 तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन इन सब में अगर हम बात करें तो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जो मीनिंगफुल है जो इस चैप्टर में हमारे को डिस्कस करना है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि एक टर्म तो x की हाईएस्ट पावर की है 2, फिर उससे लो पावर की टर्म है x और फिर उससे भी लो पावर की टर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जनरल वे में कैसे लिखते हैं? जनरल वे में किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, where a b c कोई रियल नंबर है, लेकिन जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है a वो 0 नहीं हो सकता, उसको हम 0 नहीं ले सकते। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है उसको हम 0 नहीं ले सकते।
तो तब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब नाउ इससे ही एक डीप कोरिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हम इस px की वैल्यू 0 के इक्वल मान लें, इसको हम कहें कि 0 आ गया, तो ये ऊपर वाला जो अलजेब्राइक फंक्शन था, जो पॉलिनोमियल था, उसकी वैल्यू अब ये बनेगी। लेकिन अब ये हमारे पास बन जाएगा एक इक्वेशन। पहले था वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अब क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कन्वेंशन हमारे पास ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, 0 को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये हमारे पास हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब तक कि वो यहां हमारे पास ऊपर था इस जगह पर, तो वो हमारे पास था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। नाउ कंडीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए यहां पर भी। जो ए है, जो बी और सी, ये तो कोई भी रियल नंबर हैं, बट ए कैन नॉट बी 0। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 कंसिडर करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कंसिडर किया, x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस x-3। अगर किसी गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ऐसी पावर वाली जो टर्म होंगी, उसको आप एक्सपेंड करो और राइट हैंड साइड वाली टर्म को आप लेफ्ट में ले जाओ, थोड़ा सोल्व करो, फिर आपको पता लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर आपने एक्सपेंड किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जो ये x वाले टर्म है, इनको तो आप एक साथ इकट्ठा करेंगे, और जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, इनको एक साथ इकट्ठा करेंगे, तो वैल्यू आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगर आप चेक करें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन की फॉर्म कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसी ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पीछे हमने चेक किया किस तरीके की होगी। उसमें एक एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, एक एक्स की टर्म होगा, और फिर एक कोई कांस्टेंट होगा। इन जनरल ऐसी होती है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसने रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास यस। नाउ सेकेंड पार्ट हम इसका डिस्कस करें। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 2 एंड x प्लस 2। वंस अगेन सेम प्रोसीजर है। जो ये हमारे पास टर्म है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर लगेगा तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इस टर्म को हम यहां से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे,
इस टर्म को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो मैं लिख रहा हूं, आइए चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। आप अगर इन दो टर्म्स को देखें तो एक्स स्क्वायर की टर्म तो कैंसल आउट हो जाती है, फिर कांस्टेंट टर्म को आप एक साथ करेंगे ग्रुप, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, जबकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए था, स्टार्टिंग यूजुअली कहां से होती है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म से स्टार्टिंग होती है, वो है नहीं। लेकिन अगर कोई इसको ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से लिखना चाहेगा, तो अब वो कह सकता है कि क्वाड्रेटिक है। नहीं, क्वाड्रेटिक अभी भी नहीं है, क्योंकि अब कंडीशन मैंने आपको पीछे बताया था कि एक तो ये हमारे पास कोफिशिएंट वो 0 नहीं हो सकता, तो यहां पर हमारे पास क्योंकि ये कोफिशिएंट 0 है, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दैट्स वाई इसके आंसर में आएगा नो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। इसका थर्ड पार्ट, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिया। इसमें भी सेम, इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करो, इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स को आप एक साथ अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका भी फॉर्म आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मैच होता है, दैट्स वाई ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ इसका पार्ट हम देखेंगे, x प्लस 2 टू द पावर 3 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। प्राइमा फेसी हमें नजर आता है कि यहाँ पर ये एक्स क्यूब है, तो हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, लेकिन प्री जजमेंट ठीक नहीं है। आप इसको पहले पूरा इवेल्युएट कीजिए, तब उसके बाद पता लगेगा कि क्या होगा। इस बार ये a प्लस बी टू दी पावर 3 फॉर्मूला है, वो लगाना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार मैं बताता हूं, a प्लस बी टू दी पावर 3 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। यूज कीजिए एक्स क्यूब 2 क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 4 0। राइट हैंड साइड की दो टर्म्स को शिफ्ट करके हमने लेफ्ट में ले गए। अब हम देखें तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाती हैं, और इसको यहां थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा 8
6x² and 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 8 और 4 को एक साथ एडजस्ट करके लिखिए। यू विल गेट 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। नीडलेस टू से इसका फॉर्म भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जैसा ही है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 4.2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पीछे जो आर्टिकल 4.1 में हमने इक्वेशन लिखी थी क्वाड्रेटिक, वो हमने कुछ इस फॉर्म में लिखी थी। आप अगर नोटिस करें तो इसमें ए बी सी तो हमारे पास 3 कांस्टेंट हैं, लेकिन x हमारे पास एक वेरिएबल है। यहाँ x की जो डिग्री है वो तो 2 है, और यहाँ x वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है, और यहाँ x है ही नहीं, तो इस टर्म को हम ये भी कह सकते हैं कि c इंटू एक्स टू द पावर 0। तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी है, इस टर्म की 0 है। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं कि पहले तो वो डिग्री जो है हमारे पास 2 डिग्री की टर्म आई, और फिर हमारे पास वो 1 डिग्री की टर्म आई, और फिर हमारे पास वो 0 डिग्री की टर्म आई। तो जब हम ऐसे टर्म्स को अरेंज करते हैं तो वो हमारे पास बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए एक दो एग्जाम्पल लेके इस बात को मैं क्लियर करता हूं। एक एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया a ट्वाइस x² प्लस थ्राइस x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली इसका फॉर्म किससे मैच करता है? इसका फॉर्म मैच करता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, क्योंकि पहले हमने क्या लिया, x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर हमारे पास आया एक कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की है। एग्जाम्पल एक और हमने क्रिएट किया b, उसमें हमने लिखा है 3x² माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। लेकिन अगर हम टर्म को रीअरेंज कर दें, एग्जाम्पल सी में अगर मान लीजिए आपको ओरिजिनल इक्वेशन ऐसी फॉर्म की लिखी गई होती कि 3x पहले यहाँ लिखा जाता, ट्वाइस x² यहाँ लिखा जाता, और ये इस जगह लिखा जाता, तो हमने क्या किया है कि जो उसकी पहली टर्म है और जो दूसरी टर्म है उनको आपस में उनके प्लेस चेंज कर दिए। अगर ऐसा हो जाए तो तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं है। तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बी भी है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक एग्जांपल और, अगर डी हमने लिया और उसमें हम कुछ इस तरीके से टर्म्स को अरेंज कर दें, माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 10 एंड 3x² इक्वल टू 0, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाती है, क्योंकि हमने आपको सिखाया कि यहाँ तो इस टर्म की जो
जो वेरिएबल है x उसकी पावर 1 है, यहाँ वो 0 है और यहाँ वो हमारे पास क्या है 2 है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, लगातार डिक्रीज नहीं कर रहा है। 1 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 2 जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 थोड़ा ही बड़ा होगा। तो कंटिन्यूस मैनर में डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ, इसलिए ये भी एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाती है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करें। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमारे पास जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, अगर उस ही एग्जाम्पल को हम लें बात करें तो उसमें जो इक्वेशन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म था वो स्टैंडर्ड फॉर्म था। पता करना है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर कोफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यूज क्या है, आप कंपैरिजन करोगे। अगर कंपेयर करोगे तो ए के इक्विवेलेंट तो आपको 2 दिखाई देता है यहाँ पर, और इस जगह से आपको कंपैरिजन से बी की जगह पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लास्ट में सी की जगह पे लिखा हुआ है -30 -30। तो इस एग्जाम्पल में यही हमारे पास पूछा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करें इस गिवन इक्वेशन को तो एबीसी के वैल्यूज क्या होंगे। तो एबीसी के वैल्यूज ये होंगे। एक दूसरा इसका पार्ट है बी, जो पहली ही इक्वेशन है, अगर उसको आप लिखें ट्वाइस x -10 = 0, इस फॉर्म में लिखें थ्राइस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x -10 = 0। तो ये तो आप बहुत आसानी के साथ कंपैरिजन करके खुद ही पता कर सकते हो, बल्कि आपको हमेशा इस तरीके से कंपैरिजन करना आना ही चाहिए, आगे आपको यूज करना होगा। बियॉन्ड डाउट a = यहाँ 3 है, b = -2 है एंड c = -10 है। तो इस तरीके से हम ये कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। आर्टिकल 4.3, the roots of a quadratic equation। पोलिनोमियल के चैप्टर में आपने उसके जीरोस के बारे में पढ़ा है। तो अगर हम ये कहें इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ quadratic polynomial px = ax square plus bx plus c, needless to explain a is not equal to 0, then p alpha equal to a alpha square plus b alpha plus c becomes 0। ये आपने पीछे पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा है। तो वहां क्या था कि अल्फा अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 बन जाता है तो हम उस x के प्लेस पर हर जगह अगर हम क्या करें, पूरे फंक्शन में अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें x की जगह पर, तो जो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी, जो क्वांटिटी आएगी, दैट शुड बी 0। तो तब हम क्या बोलेंगे, अल्फा एक उस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अल्फा कोई एक रियल नंबर हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बन जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए कंडीशन ये होती है, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन आप जहां जहां x है उसकी जगह पर आप अल्फा सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड तो 0 है ही। अगर भाई एक्चुअल कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन, ये भी टर्म हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। इसको कहने का दूसरा तरीका भी है, हम ये भी कहते हैं और अल्फा satisfies the given quadratic equation। एक और भी हम बात कह सकते हैं, अल्फा इज अ solution of the given quadratic equation। तो ये हमारे को इस तरीके से हम तीन बातें बोल सकते हैं कि अल्फा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो एक्स वेरिएबल की अगर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक थी तो एक्स की जगह आप सारी ही उस इक्वेशन में अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई एक्चुअल कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 है तो हम बोलेंगे कि अल्फा उसका रूट है। दूसरा वर्ड्स में उसको बोलेंगे अल्फा सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात हम बोलेंगे। अब हम इन दोनों बातों को समझ के, जो अभी मैंने ऊपर आपको कंपैरेटिव स्टडी कराई है, इसमें हम ये बात बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो काम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 का होगा, जो 0 करेगा वहां पर, वही काम यहां पर क्या होगा, वो रूट का होगा या फिर सॉल्यूशन का होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो हम वर्ड रिप्लेस हो जाएगा क्या, रूट और सॉल्यूशन, लेकिन वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो क्या था, वो हमारे पास 0 था। तो जो पॉलिनोमियल की 0 होती हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होंगी, वो रूट होंगे। होने को तो सारे ही इक्वेशंस के इस तरीके से रूट होते हैं, लेकिन हम लोगों को डिस्कस करना है अभी इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए अभी सारी बातें उसी के रिगार्डिंग बोली जा रही है। एक और आपने दूसरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके एट द मोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। हो सकता है कि एक ही 0 हो और हो सकता है उसका कोई भी 0 ना हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी ज्यादा से ज्यादा केवल और केवल 2 ही रूट हो सकते हैं, उसके 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं मैक्सिमम। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दोनों वैल्यूज आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, वो इक्वल हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स हम ऐसा कोई भी रियल नंबर अल्फा नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि x की जगह रिप्लेस करने के बाद
वो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 0 आता हो। आइए एग्जाम्पल 3 हम डिस्कस करते हैं। ये हमें इससे जो अभी मैंने बातें बताई हैं उसको क्लियर करेगा। आप इसका पार्ट ए देखिए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है चेक इफ वन इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना, मैं अभी बोलूंगा इस बारे में, ध्यान से सुनना। कहा गया है कि ये पता करो कि वन इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि रूट का क्या मीनिंग होता है। क्योंकि ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x में है तो x की जगह पर आप सीधे सीधे वन सब्स्टिट्यूट कीजिए तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एट x इक्वल टू 1 ये मिलेगा 2 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 एंड प्लस 1। ये फर्स्ट टर्म तो 2 -3 और ये इतना। अब देखिए ये इवेल्युएट करके 0 हो गया तो इक्वेशन का नीडलेस टू से राइट हैंड साइड तो 0 होता ही है और x की वैल्यू जब आपने 1 सब्स्टिट्यूट की है तो इट मीन्स क्या हुआ कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेशन से वो 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है, इसका सॉल्यूशन है, या x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो केवल हमें इतना ही दिखाना था कि हाँ ये करता है, चेक करना था। आप बी देखिए, बी में है इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इस बार चेक इफ 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पार्ट ए में क्या कहा गया, वर्ड रूट, और पार्ट बी में क्या कहा गया, सॉल्यूशन। मैंने आपको ये इस तरीके से लिख कर दिया है जिससे कि तुम्हें ये बातें लर्न हो जाएं कि सॉल्यूशन भी एक ही चीज होती है, रूट भी एक ही चीज होता है और सेटिस्फाई करना भी एक ही बात होती है। तो इस बार जो टर्म यूज की गई है रूट की जगह पर वो है सॉल्यूशन। तो आप फिर देखें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एट x इक्वल टू 2, इसका वैल्यू आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 एंड दिस विल बी 4 माइनस 6 प्लस 2। आप फिर देखेंगे ये इवेल्युएट करके 0 आ गया तो इस बार भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, रूट है, या हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये भी हमारे पास यस। अब इसका पार्ट सी हम देखें। इक्वेशन हमें गिवन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इस बार कहा गया है चेक इफ 3 सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही था, तो आप यहां देखेंगे कि सेटिस्फाइज मींस बात तो वही है। तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बना, इसका वैल्यू आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, 2 इंटू 9 18 माइनस 3 माइनस 1 एंड इट इज 14। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन का वो 0 नहीं है, जबकि इक्वेशन का राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, 0 था। तो आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन में जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो सेम नहीं हुई।
क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 14 है, तो इट मीन्स x इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाई दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 उसका रूट नहीं है। तो इस बार आएगा इसमें नो, तो ये हमारे पास होगा नो। आर्टिकल 4.4 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस आर्टिकल में हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड समझेंगे। वैसे तो हम कुल मिलाकर 4 मेथड सीखेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, लेकिन अभी ये पहला मेथड है, द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अभी हमारे पास जो है वो फर्स्ट मेथड है, वो हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट मेथड, और ये मेथड है फैक्टराइजेशन का। आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को स्प्लिट करने वाला जो मेथड था वो सीख लिया है। मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करते थे, उसी मेथड को हमें यहाँ यूज करना होता है, क्योंकि पीछे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन। तो हमें जो मेथड फैक्टराइजेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था, वो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज करना है। तो कैसे ये मेथड है, आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली होगी, या तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ही से होगा, और अगर नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद जो मिडिल टर्म होती है उसको आप स्प्लिट करते हो। तो इसे मैं लिखकर बताता हूं। जानते हो आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है, तो वो जो मेथड वहां पॉलिनोमियल के लिए था वो ये था कि इस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करते हो इनटू 2 पार्ट्स, और वो पार्ट ऐसे होते हैं कि उनकी प्रोडक्ट जो फर्स्ट है और जो थर्ड हमारे पास है, इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये 9th क्लास का मेथड था, वही मेथड हमें यहां लगाना है। तो अभी सिंपल आपको क्या करना होगा कि कोई भी किसी गिवन इक्वेशन को आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, एबीसी आपने कंपेयर किए, और इस टर्म के बजाय जो मिडिल टर्म है बी एक्स, केवल आप कोफिशिएंट बी के ही पार्ट बना लो, और उन पार्ट्स की प्रोडक्ट क्या हो, ए सी के इक्वल हो। तो या तो आपको क्या करना है, ब्रेक बी इंटू 2 पार्ट्स। अब ये आप ध्यान दीजिए, मैंने बी के दोनों तरफ ऐसे बार लगा दिए हैं, इसको पढ़ते हैं हम मॉडुलस बी। मॉडुलस बी का मतलब होगा कि बी का केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। बी अगर माइनस बी है तो भी इसको प्लस ही काउंट करेंगे, प्लस है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ब्रेक मॉडुलस बी इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट
whose product equal to AC मॉडुलस। AC जो हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट आएगी उसमें कई बार प्लस भी होती है, कई बार माइनस भी होती है, तो आपको केवल उसका पॉजिटिव पार्ट ही लेना है। या दूसरा हमारे पास मेथड होता है, रिवर्स चलते हैं, फाइंड फैक्टर्स ऑफ मॉडुलस AC whose sum or difference becomes मॉडुलस B। तो या तो हम ये लगाएंगे और या हम ये लगाते हैं। इन बातों को एक एग्जाम्पल क्रिएट हम करें और उसकी हेल्प से सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें कंसीडर करना है। इसका पार्ट ए ये हम डिस्कस करते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर आप इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपको ए मिलेगा 2, बी मिलेगा -8, सी मिलेगा 6। नोट करने की बात यह है, ए और सी तो यहां पॉजिटिव हैं, लेकिन बी हमारे पास इस बार नेगेटिव है। तो मैंने कहा कि जो भी कोफिशिएंट वो नेगेटिव हो तो आप उसे पॉजिटिव कर लें। तो यहां इस जगह पे आप बी के पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करें। सपोज कीजिए वो माइनस साइन आपने छोड़ दिया तो हमारे पास वो 8 आ गया। अब हमें करना यह है कि ए और सी की जो प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। ए सी जो प्रोडक्ट आ रही है वो आएगी 2 इंटू 6। इस प्रोडक्ट के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम वो 8 आए। अब इसके तो फैक्टर्स अपने आप ही ऐसे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इस 2 और 6 इस प्रोडक्ट AC के दो फैक्टर हमें ऐसे नजर आ गए 2 और 6 कि अगर हम 2 को और 6 को सम करें तो वो हमारे सामने आएगा मिलाकर 8, और 8 यहां से वो इसके इक्वल है। तो हमने पहले ही से देख लिया कि प्रोडक्ट AC में ऐसे दो फैक्टर हैं कि जिनका सम वो B के इक्वल है। बस यही हमारे पास सॉल्यूशन का तरीका यहीं से बनेगा। तो ये जो मिडिल टर्म हमारे को मिली हुई है, आप इसको इस तरीके से अरेंज करें, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, इस 8x वाली जो टर्म है इसको आप ये 2 और 6 में ब्रेक कर दें। इस 8 को, माइनस साइन तो अपनी जगह वहीं रह जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ 8 you can put 2 plus 6 and then this। अब इन दो टर्म्स को आप सेपरेट करें, आपको मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 6x प्लस
6 इक्वल टू 0। अब आप इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को ग्रुप कर लें। फर्स्ट ग्रुप में से आपको कॉमन मिलेगा ट्वाइस एक्स, यहां पहले टर्म में आएगा x, फिर आएगा -1। सेकेंड ग्रुप में से आप -6 कॉमन लें तो आपको मिलेगा 6 - 1 इक्वल टू 0। इस जगह पे हमें कैसे पता लगेगा कि -6 ही हमें कॉमन लेना था? तो उसका आइडिया हमें इस जगह से मिलता है कि जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जो x का कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट हमारे पास वो हमें यहां बनाना होता है इस जगह पे। तो हमें पता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर भी हमें 1 लाना था सेकंड में भी, इसलिए हमने -6 कॉमन लिया। अब हम इन दो रिजल्ट में से जो फैक्टर हमारे पास कॉमन आ गया वो x - 1 आ गया, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास ट्वाइस x - 6 होगा एंड देन इट विल बी 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल से आप जानते हो कि इसमें या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होना चाहिए या फिर हमारे पास दूसरा ब्रैकेट 0 होना चाहिए। आइदर x - 1 इक्वल टू 0। अगर ये बात हमारी सही है तो x जो होगा दैट इज इक्वल टू 1। x यहां 1 के इक्वल आएगा। और दूसरा अगर हमने फैक्टर लिया तो ट्वाइस x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x जो हमारे पास आएगा वो बनेगा 3। Therefore the roots of the given equation are x equal to 1 and x equal to 3। तो इस गिवन इक्वेशन के इस तरीके से ये रूट हम इवेल्युएट करते हैं। इसका पार्ट बी हम डिस्कस करें। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है ट्वाइस एक्स स्क्वायर -5x + 3 इक्वल टू 0। कंपैरिजन से a 2 के इक्वल है, b की वैल्यू -5 है, पर माइनस साइन का मैंने आपको बताया कि कोई नहीं, हम उसको माइनस साइन छोड़ के सीधा प्लस देखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू 5 हो गया, मॉडुलस 5 हो गया, c का वैल्यू 3 है। अब हम प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट AC की जो वैल्यू आएगी वो 2 × 3 आएगी। अब इस प्रोडक्ट के हमारे को ऐसे दो फैक्टर देखने होते हैं जिनका सम वो इस b के मॉडुलस के इक्वल आए। तो वो तो हमें यहां से पता है ही कि ये जो पहला फैक्टर है 2 और जो दूसरा फैक्टर है 3, इनको ऐड करके सम करके वो हमारे पास 5 आ गया। तो इसलिए यहां भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी अराइज नहीं है। हम जो मिडिल टर्म होगी 5 उसका साइन तो एज इट इज छोड़ देंगे माइनस, और उसको 2 + 3 का सम करके लिखेंगे।
देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 5 जहां था, आप उसकी जगह इन दो फैक्टर्स को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, और ये मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर लिया है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। इन दोनों को ग्रुप कीजिए, इन दोनों को ग्रुप कीजिए। फर्स्ट ग्रुप से आपको ट्वाइस एक्स कॉमन मिला, और सेकंड ग्रुप से आप -3 अगर कॉमन लेंगे तब वो यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट का जो x है वो मिलेगा, तो यहां से आएगा इक्वल टू 0। अब दोनों से x -1 कॉमन आ गया, तो दूसरा हमारे पास फैक्टर बनेगा ट्वाइस एक्स -3 एंड दिस विल बी 0। वंस अगेन जीरो प्रोडक्ट रूल से हम उसी तरीके से इसको देखेंगे। ये हमारे पास बनेगा आइदर x -1 इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो x यहां 1 है, और ट्वाइस x -3 इक्वल टू 0, देन x इज 3/2। तो हम कहेंगे कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं, दूसरा तरीका यूज कर रहा हूं लिखने का, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1,3/2। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अब इसका पार्ट सी वो देखिए, इक्वेशन हमारे को मिली है 6x² -x -2 इक्वल टू 0। कंपैरिजन से a 6 है, b -1 है, c -2 है। आप देखेंगे इस जगह आपको b का मॉडुलस ही मीनिंग रखेगा, और यहां c का मॉडुलस ही मीनिंग रखेगा। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, माइनस साइन ड्रॉप कर दो। ऐसे आप अगर चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं, a का मॉडुलस वो तो उसमें साइन था ही नहीं, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो ये बनेगा। इस बार जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो AC, पिछले 2 एग्जाम्पल में तो वो प्लस था ही, लेकिन इस बार अगर हम AC लिखेंगे तो वो माइनस आएगा। दैट्स वाई हम उसका इस बार पॉजिटिव वैल्यू चेक करेंगे, तो दैट वुड बी 6 × 2। इस प्रोडक्ट के 2 फैक्टर अगर हमें ऐसे करने हैं कि उनका सम आए b, अब सम तो इनका b नहीं आएगा, तो मैंने आपको पीछे इसलिए लिखा था कि फैक्टर्स का या तो सम होता है या फिर डिफरेंस होता है। तो इस बार आपको डिफरेंस काम आएगा। तो अब इसको आप पहले इनके प्राइम फैक्टर्स में ले जाइए, इसको कंप्लीट। आप इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, और इन फैक्टर्स को आप अरेंजमेंट ऐसा कीजिए कि उनका डिफरेंस इस बार वो 1 के इक्वल आए। अब अगर ग्रुपिंग हमारी ऐसी होती है तो आप देख सकते हो कि एक तो आप ले सकते हो 3, और दूसरा आप ले सकते हो 2 × 2, बिकॉज
अगर आपने ये 3 लिया और ये यहाँ पर 2 इंटू 2 आएगा 4, ये तो हमारे पास आएगा 4 और ये हमारे पास आएगा 3। 4 और 3 का डिफरेंस तो आएगा 1, लेकिन 4 और 3 का सम आएगा 7। तो अगर b के जगह हमारे पास 7 होता तो हम सम लेते, लेकिन अभी है डिफरेंस, तो हमारे पास क्या आएगा, अभी यहाँ पर डिफरेंस है तो यहाँ 1 आएगा। तो हम अब एक काम करें कि जो मिडिल टर्म है हमारे पास उसमें माइनस आ रहा है, -1 बेसिकली। अब हमें वही बनाना होता है, तो इन दो फैक्टर से -1 कैसे बनेगा? -1 बनाने का तरीका हमारे पास इन दोनों से आएगा, जो इनमें से बड़ा है 4 उसके सामने माइनस साइन ले लिया जाए, और जो छोटा होगा 3 उसके सामने प्लस साइन ले लिया जाए। तो वो -4 एंड +3 आपको मिलेगा -1। तो जो हमारा b था ओरिजिनली, उस b के आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे, दो पार्ट मिलेंगे, सॉरी। तो वो जो दो पार्ट हमारे पास होंगे, एक होगा -4, एक होगा -3। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, 6x² माइनस की जो वैल्यू है, या इसको पहले ऐसे लिखें, -x -2 = 0, जो हमारी इक्वेशन थी, ये बनेगी प्लस -4 + 3 × x, ये इस फॉर्म में आएगी, क्योंकि जो आपने यहां पर ये फैक्टर किए हैं 3 और 4, उसमें से -1 को आप ये लिख सकते हो, -4 + 3, जैसे पहले लिखे हैं उसी तरीके से ये मैंने आपको लिखना सिखाया। तो आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको आप रिजोल्व कर दीजिए इस बार, 6x² -4x + 3x -2 = 0। जो फैक्टर इन दोनों को अगर आप पहले कंसीडर करें और इन दो फैक्टर्स को आप कंसीडर करें, तो जो पहला ग्रुप है उसमें से जो आपको कॉमन दिखाई देगा वो 2x कॉमन दिखाई देगा। फर्स्ट में आएगा 3x, यहां आएगा 2, और अब आपको ये देखना है कि इसमें से क्या कॉमन लिया जाए सेकंड ग्रुप में से। तो यहां सिंपल 1 कॉमन लिया जाए, क्योंकि ये वैल्यू आएगी तब 3x - 2। जो यहां बॉक्स होता है वही हमारे को यहां बनाना होता है। आप यहां से 3x - 2 कॉमन ले लें, वैल्यू आएगी 2x + 1 = 0। अब पहले दो क्वेश्चंस में सिस्टम से लिख के मैंने आपको बताया है, इस बार हम डायरेक्टली करेंगे। अगर ये टर्म 0 है तो यहां से x आपको मिलेगा 2/3, और अगर सेकेंड टर्म 0 है तो x आपको मिलेगा -12। तो आप चेक करें, इस इक्वेशन के जो दो रूट हो गए वो बन गए -12 एंड 2/3, इसलिए आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। अब हम पार्ट डी डिस्कस करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है x² + 9x + 18 = 0।
इस बार ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 9 है, सी हमारे पास 18 है। कोई भी कांस्टेंट नेगेटिव नहीं है तो मॉडुलस की कोई जरूरत हमें नहीं है। अब हमें पहले प्रोडक्ट चेक कीजिए, कन्वीनियंट रहता है। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया AC 1 इंटू 18। इसके फैक्टर्स हम आगे अगर बढ़ाएं तो फैक्टर हमें मिलेगा, 18 के फैक्टर लिख रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यूजुअली 1 तो कई बार हमारे पास हम लोग नहीं लिखते हैं, तो मेन फैक्टर्स तो हमारे पास, वो प्राइम फैक्टर्स तो यही हमारे पास बन गए हैं। तो हमें इनमें से ही देखना है कि ऐसे फैक्टर हमारे को सिलेक्ट कर लेने होंगे कि जिनका सम और डिफरेंस 9 आए, या तो सम आएगा और या फिर डिफरेंस आएगा, वो हमें इनमें से देखना है। अगर हम एक ग्रुप इसमें से बनाएं तो एक ग्रुप तो हमने बनाया 2 इंटू 3 और दूसरा फिर हमारे पास रहेगा वो केवल 3। तो इनको अगर हम अरेंज करें तो 2 इंटू 3 तो हमारे पास होगा 6 और ये तो 3 है ही, तो इन दोनों का सम डेफिनेटली 9 आएगा और वो 9 जो है हमारे पास बी के इक्वल है। तो हमें ऐसे दो फैक्टर प्रोडक्ट के मिल गए कि जिनका सम बी के इक्वल है। आप इस बी के प्लेस पे 6 प्लस 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो जो आपको मिलेगा 9 के प्लेस पर आप 6 प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करें और ये मिडिल ब्रैकेट, जो मिडिल हमारे पास टर्म है वो स्प्लिट हो गई। इन दोनों को ग्रुप करें, इन दोनों को ग्रुप करें। फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में रह गया x प्लस 6, फिर यहां से कॉमन आएगा 3 और यहां से कॉमन आएगा ये 6। तो अब आप देखिए x प्लस 6 यहां से होल एक फैक्टर है, x प्लस 3 एक दूसरा फैक्टर है। तो एक तो हमारे पास इससे सॉल्यूशन आएगा, अगर हम इसको मानेंगे 0 के इक्वल, x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आएगा फर्स्ट सॉल्यूशन -6 और एक सॉल्यूशन हमारा इससे आएगा x इक्वल टू -3। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो रूट्स हैं, वो -3 और -6 हैं। अब पार्ट ई हम लोग देखें। इस बार इक्वेशन हमें लिखी गई है y² माइनस 3y माइनस 54 इक्वल टू 0। वेरिएबल तो x के बजाय कोई और भी हो सकता है, तो यहां पर y है। हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें a1 b -3, आपको इसका जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पहले ही प्लस कर लें। c -54 न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी भी आपको आगे निकालनी है, 54 मान लें। और यहां पर
जो प्रोडक्ट है लेना तो हमेशा उसका पॉजिटिव साइन ही चाहिए। जब प्लस होता है तो तब हम उसे नहीं लिखते हैं मॉडुलस, यहाँ पर हम लिख देंगे उसको। यह आएगा 1 × 54। अब इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स हमें बनाने हैं। तो इसके फैक्टर हम अगर बनाएंगे तो 54 2 से डिविजिबल है। पहले स्मॉल फैक्टर से स्टार्ट किया करो। नेक्स्ट ये फिर 27 आएगा तो 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। इट मीन्स 2 × 3 × 3 × 3, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। अब इनको हमें ऐसे ग्रुप करना है कि उनका सम और डिफरेंस वो 3 आए, न्यूमेरिकल वैल्यू b के मॉडुलस के बराबर हो, वो हमें अब चेक करना है। अब ग्रुपिंग वो हमारे पास अगर होगी तो एक तो ग्रुप आप इसको बनाओ मान लीजिए, और एक ग्रुप आप इसको बनाओ। तो जो पहला ग्रुप है वो तो आपको वैल्यू आपको मिलेगी 2 × 3 6, और ये वाली जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 9। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि इस 9 और 6 का डिफरेंस 3 आता है। तो देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं, -9 + 6 = -3 लिखा जा सकता है। तो जो मिडिल टर्म है गिवन इक्वेशन की वो बन जाएगी, -3 के प्लेस पे आप लिख सकते हो -9 + 6। तो ये जो टर्म है ये सेपरेट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुप किया, यहां से कॉमन आया y, और इस जगह से कॉमन आया 6 -9 = 0। अब जो ये दो पार्ट हैं इनमें एक फैक्टर तो है y-9 और दूसरा फैक्टर हमारे पास है y + 6, एंड दिस इज 0। फिर हमारे पास रूट्स हमें अवेलेबल हैं। अगर हम इस फैक्टर को 0 कहें तो यहां से तो आंसर आएगा y = 9, और अगर इस फैक्टर को हम कहें तो यहां से आंसर हमारा आएगा -6। ये हमारे पास आंसर्स मिलेंगे। तो ये दो हमारे पास इसके रूट आ गए। नेक्स्ट पार्ट एफ देखें, (2x² -7x -15 = 0। A2 है, B -7 है, C -15 है। अब सिंपली थोड़ा हम फास्ट करें, प्रोडक्ट आपको पता है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसका केवल प्लस साइन लिया जाता है। 2 × 15, फैक्टर इसके 15 के 3 × 5, ऐसी ग्रुपिंग हो कि वो 7 आ जाए। अगर हमने
इसको ग्रुप किया, मान लीजिए एक ग्रुप तो हमने बनाया 23, चलो ये भी करके दिखाता हूं, और दूसरा हमने लिया 5। अब ये तो हमारे पास 6 आएगा और ये हमारे पास 5 आएगा। अगर इस 6 और 5 को ऐड करोगे तो दैट वुड बिकम 11, डिफरेंस लोगे तो 1। तो हमारा पर्पज सोल्व नहीं होता, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 7 चाहिए था। अब हमारे पास इससे तो काम ये नहीं करेगा, तो फिर हमें ये 7 बनाना है। और वो 7 फिर कैसे आए, आप दूसरा अरेंजमेंट करो, ये तो फंक्शन नहीं करेगा। ये जानबूझ के तुम्हें ऐसे करके दिखा रहे हैं, हमें तो पता ही होता है कि क्या फैक्टर बन रहे हैं, माइंड में कैलकुलेट हो जाती है, प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन आप लोगों को ऐसे करके दिखा रहे हैं कि जिससे कि आप उसको, अगर ऐसे आ जाता है तो कोई ट्रबल ना हो। अब हम एक दूसरा फैक्टर बनाते हैं। 2 के साथ अगर हम 5 करें तो फिर हमारे पास उधर हमें 3 लेना पड़ेगा, और ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये बनेगी 10, और ये तो 3 है ही। तो आप देखोगे इनका जो डिफरेंस है 10 - 3, वो इस बार 7 आएगा, जो हमारा पर्पज सोल्व करेगा। ये हमारा पर्पज सोल्व करेगा क्योंकि हमें 7 चाहिए था। लेकिन वहां पर मेन जो वैल्यू है वो -7 है, क्योंकि अभी इतने एग्जाम्पल तो हो ही चुके हैं कि आपको -7 पता है कि वो कैसे लिखा जाएगा। या तो जो ये वैल्यू आपने यहां पर ये ऐसे इस तरीके से ऐसे सोच लिया है, इसी वैल्यू में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको -10 एंड +3 इक्वल टू आपको -7 मिलेगा। बस अब इस -7 को आप इक्वेशन में ऊपर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2x² प्लस -10 + 3 इंटू x -15 इक्वल टू 0। 2x² -10x + 3x -15 इक्वल टू 0। इस ग्रुप में से कॉमन आ गया 2x, यहां बचा x -5, यहां से आप 3 कॉमन लेंगे, यहां आएगा x -5 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर आपके पास आए इस तरीके से, और जब फैक्टर हमारे पास आ गए हैं तो उनको 0 रख रख के हम उनकी वैल्यू सॉल्यूशन की इवेल्युएट कर सकते हैं। तो एक तो इससे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 5, और इससे हमें मिलेगा x इक्वल टू -3/2। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा ये वो बनेगा 5 और -3/2। अब पार्ट जी चेक कीजिए, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस बार तीनों कोफिशिएंट प्लस हैं, और अभी आप क्लियर समझ भी गए हैं तो डायरेक्टली लिखता हूं। जो प्रोडक्ट है वो 6 × 5 आएगी, और इसके स्मॉल फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 3 आएगी। अब हमें ऐसा ग्रुप करना है कि उनका सम और डिफरेंस 17 आए। 17 एक लार्ज नंबर है तो मोस्ट प्रोबेबली सम ही आएगा। तो इसका ग्रुप अगर हम करें तो एक तो हमने लिया 2 × 3, दूसरा हमने लिया 5, अब ये 6 है, ये 5 है,
तो आप देखो 6 और 5 को ऐड करके तो आएगा 11 और डिफरेंस आएगा 1। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वर्किंग नहीं होगी, हमें बढ़ाना पड़ेगा। 6 और 5 का सम आया था 11, तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर अगर ले जाएं तो हमारे पास आएगा 2 सेपरेट 3 इंटू 5, ये तो आ गया 2 और ये आ गया 15। आप चेक करो, 2 प्लस 15 इज 17। तो हमें मिडिल टर्म को 17 को 2 प्लस 15 लिख लेना होगा। देयरफॉर जो हमारी गिवन इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0, वो इस तरीके से लिखी जा सकती है 2 प्लस 15 इन प्लेस ऑफ 17 एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म है आफ्टर स्प्लिटिंग वो ये आएगी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ग्रुप किया, ट्वाइस एक्स यहां से कॉमन आया, दैट इज 3x प्लस 1, 5 कॉमन आया, तो ये वैल्यू बनेगी इस जगह पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 एंड ट्वाइस x प्लस 5, दो फैक्टर हमारे आ गए। नाउ फर्स्ट फैक्टर से तो हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल टू -1/3 और दूसरे फैक्टर से हमारे पास आएगा x इक्वल टू -5/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। अगर कहीं पर भी आंसर कोइंसाइड ना करे तो आप बता दें, उसको एक बार रीलुक किया जाएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो सकती है। h पार्ट इसका देखें, 3x स्क्वायर -2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। a यहां 3 है, b का मॉडुलस यहां पर 2 रूट 6 है और c यहां 2 है। तो यहां हमारे पास जो प्रोडक्ट हो गया इस बार, दैट इज 2 इंटू 3। अब इसके ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि जिनका सम या डिफरेंस 2 रूट 6 बने। अब देखो, इस दूसरी बात अगर हम कहें कि इसके हमें ऐसे पार्ट करने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट वो 2 इंटू 3 बने, तो इसके जो दो पार्ट होंगे उन पार्ट को अगर आपको करना होगा तो इसमें रूट 6 के साथ 2 है, तो रूट 6 तो एक पार्ट में जरूर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट के जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर में रूट 6 आपको लेना है। बस यहीं से आइडिया में मिल जाएगा। ये 2 इंटू 3 है, ये 6 है, तो आप इसको लिख सकते हो रूट 6 इंटू रूट 6। और आपने देखा कि इस रूट 6 और रूट 6 को अगर हमने सेपरेट किया और फिर इनका सम किया तो वो अपने आप में 2 रूट 6 ही आएगा, मीन्स b के इक्वल ही आएगा, b की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल आएगा। तो जैसे आपको पीछे किया गया है उसी तरीके से आप यहां देखेंगे
जो आपकी इक्वेशन है उसमें आप 2√6 के प्लेस पर ये क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इन दोनों को फिर इन दोनों को आप रीग्रुप करेंगे। तो आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसमें से आपने कॉमन लिया, तो आप उसमें से जो कॉमन लेंगे वो √3 इंटू एक्स कॉमन आ रहा है, √3x माइनस √2। अब यही पार्ट आपको आगे वाले में बनाना है, तो उसमें से आपको √2 कॉमन लेना होगा। तो √3x माइनस साइन यहां आ ही गया है, तो √2 एंड दिस इज 0। तो इस बार जो फैक्टर कॉमन आया वो ये बना। बाय द वे दोनों फैक्टर सिमिलर हैं, तो फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वहां से x आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 और जो सेकंड फैक्टर आएगा उससे हमारे पास x में मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब ये हो गया कि इसके दो रूट आए और वो दोनों रूट सेम है, इक्वल है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, या फिर आप उसे इक्वल भी कह सकते हैं, या आप उसे कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आए, दोनों के दोनों रूट वो सेम है, 2/3 अंडर रूट 2/3 अंडर द